ओके, स्क्रीन क्लियर है सभी को? हेलो, स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? यस सर। हाँ। ऑल राइट। Yes, sir. Yes, sir, clear. Okay, so today's topic is basic components of a computer. तो यदि हम बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की अगर बात करें तो मेनली कंप्यूटर से आप कौन कौन सी बेसिक यूनिट कनेक्ट करते हो उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी को पता है कि सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन माना जाता है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट दो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनता है जिसके बारे में हमें डिटेल पता होनी चाहिए कि सीपीयू वर्क कैसे करता है। तो फर्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को यदि हम डिफाइन करना चाहे तो इट इज अ सेट ऑफ रजिस्टर्स एंड सर्किट to generate control signals. So सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारी फर्स्ट होता है कंप्यूटर का। उसके अंदर सबसे पहली कंपोनेंट यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को यदि हम डिफाइन करें इट हैज़ अ सेट ऑफ रजिस्टर्स एंड सर्किट्स टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल। यदि हमें कोई भी डेटा को या किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कराना हो या एग्जीक्यूट कराना हो तो कंट्रोल यूनिट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि किसी भी डेटा के एग्जीक्यूशन के लिए रजिस्टर का यूज़ होगा और सीपीयू अपने इंटरनल रजिस्टर को यूज़ करके और एक प्रॉपर सर्किट को यूज़ करके कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है, जिससे क्लियर होता है कि हमारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट यूनिट होती है सीपीयू के अंदर विच इज़ नोन एज अर्थमेटिक लॉजिकल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आप कंप्यूटर से कई तरह के लॉजिकल वर्क भी करवा सकते हैं। आप उसका जो एग्जांपल है आप सी प्रोग्रामिंग में देख रहे होंगे, आपने बीसीए में भी देखा होगा कि सी में आप अलग अलग तरह के लॉजिक के प्रोग्राम डेवलप करते हो, उसको प्रोसेसिंग करवाते हो। सो बेस्ड ऑन द लॉजिक कि यदि हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर कोई लॉजिक इनबिल्ट कर देते हैं तो वो सेक्शन कहाँ पर एग्जीक्यूट होता होगा। सो वो सीपीयू का जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसके अंदर वो सब चीज़ें एग्जीक्यूट होगी। सो यदि हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को प्रॉपर डिफाइन करना चाहें सो arithmetic logic unit responsible for executing arithmetic and logical operations। अब ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, आई होप आपको क्लियर होगा, इससे समझाने की ज़रूरत ना हो। तो जितने भी अर्थमेटिक होंगे, प्लस है, माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, मॉड्यूलो है। सो ऐसे ऑपरेटर जो किसी भी दो ऑपरेंड पे काम करते हो उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। और ऐसे ऑपरेशंस जहाँ पर कंडीशंस लगी होती है कि यदि हमें दो वेरिएबल को चेक करना है वेदर इट इज़ ग्रेटर देन और लेस देन, वेदर इट इज़ नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू, समथिंग लाइक दैट। सो लॉजिकल ऑपरेशंस हो या अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो, दोनों ही टाइप के जो एग्जीक्यूशंस होते हैं वो सीपीयू के अंदर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में परफॉर्म होंगे।
तो ये था हमारा फर्स्ट कंपोनेंट कंप्यूटर का, सीपीयू, जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सभी तरह के इंस्ट्रक्शंस के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं, और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए उनके पास कुछ रजिस्टर के सेट और सर्किटरी होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो रिस्पॉन्सिबल होता है उन तरह के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जिनका टाइप अर्थमेटिक है या लॉजिकल है। नाउ कम टू द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, which is known as main memory or oftenly known as memory. So जब भी आप memory term सुनते हो, हमेशा we will talk about the main memory of the computer. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का। को फेच नहीं कर अभी। So let's define it. A place to store data and instructions temporarily. सो मेन मेमोरी का जो पर्पस होता है, भी डेटा को टेम्परेरी लेवल पर स्टोर करके रखना। जैसे अभी मैं यदि ये डॉक फाइल चला रहा हूँ, इसमें मैं कुछ कंटेंट लिख रहा हूँ, तो मेरा जो कंटेंट है ये सभी प्राइमरी मेमोरी में किसी न किसी लोकेशंस पर होगा। सो मेमोरी एक इस तरह का प्लेस होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जो स्टोर करके रखता है किस किस को, डेटा को एंड इंस्ट्रक्शंस को। यहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों ही अलग है। यदि आपको कंफ्यूजन हो तो लेट मी क्लियर। यदि हम कोई प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट लिखते हैं ए प्लस बी अगेन, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन होगा जो सीपीयू के पास होना चाहिए वो होगा प्लस ऑपरेटर कैसे परफॉर्म होगा, हाउ टू परफॉर्म एडिशन बिटवीन टू ऑपरेंड। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ये होगा कि अगर प्लस ऑपरेटर इन दो ऑपरेंड के बीच में लगा हुआ है, सो एडिशन परफॉर्म कैसे करना है, उसके पास एक इंस्ट्रक्शन होगा और उस इंस्ट्रक्शन का नाम होना चाहिए ADD। तो ऐड इज अ इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट इन सीपीयू। सीपीयू के अंदर इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो ये होता है इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर जो डेटा है दैट इज A, B एंड सम, वेयर A, B and sum are considered as a data. So मोस्टली स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने क्लियर किया है कि किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर के पास कई सारे इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। उन इंस्ट्रक्शन सेट में से कोई ना कोई एक इंस्ट्रक्शन निकलेगा और उस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीपीयू के पास कई सारे इंस्ट्रक्शन सेट है, ऐड है, मल्टीपल है, डिवीजन है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, जंप है, सो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। सो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होगा वो होगा ऐड, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि दो वेरिएबल्स है ए और बी, उनके बीच में एडिशन परफॉर्म हो रहा है। सो एडिशन परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होगा वो होगा ऐड। और यहाँ पर जो ए और बी है वो है ऑपरेंड। ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर है,
ऑपरेटर को हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं इंस्ट्रक्शन, जिसका एक पर्टिकुलर निमोनिक्स या फिर उसका कोई बाइनरी कोड कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट होगा, जिसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर उसके पास इंस्ट्रक्शन सेट है तो वो उस तरह के इंस्ट्रक्शन को या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। और इसी से हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को ही डिफाइन करते हैं कि उसका टेक्निकल वर्क किस तरह से परफॉर्म होगा। केवल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करने से या मदरबोर्ड को पूरा कॉन्फ़िगर करने से हमारे कंप्यूटर काम नहीं करते। तो जिस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिस तरह की डिवाइसेस उसके अंदर असेंबल्ड होगी, उस डिवाइस का कॉन्स्टिट्यूशंस जो होगा उससे डिसाइड होता है कि हम क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कौन सा डेटा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो जो सेकंड कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर में, दैट इज़ मेन मेमोरी। सो मेन मेमोरी एक इस तरह का प्लेस होता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी लेवल पर हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शन को मैंने क्लियर किया कि डेटा वो ऑपरेंड होते हैं जिनके अंदर कुछ वैल्यू होती है और जो यूज़र एग्जीक्यूट कराना चाहता है। तो यहाँ पे जो सम है ए और बी है, यहाँ पर ये डेटा है, और इन ऑपरेंड पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है उसके लिए एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है और वो है ऐड। मेमोरी के टर्म्स में आपको ये भी बात ध्यान होनी चाहिए कि ऑलवेज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑलवेज बी टुगेदर। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑलवेज बी लाइज टुगेदर। मतलब अगर कोई रजिस्टर होगा, एक रजिस्टर है, तो उस रजिस्टर के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन हमेशा साथ में रहेंगे। सो किस डेटा पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये पूरी डिटेल एक रजिस्टर में होनी चाहिए, तो ही सीपीयू उस रजिस्टर को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकता है। अदरवाइज डेटा कहीं और हो, इंस्ट्रक्शन कहीं और हो, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन हमेशा एक साथ होने चाहिए और रजिस्टर में होते भी है। साथ ही साथ मेमोरी के लिए एक और टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है कि हर एक मेमोरी की जो लोकेशंस है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। लेट्स राइट इट। मेमोरी लोकेशंस शुड बी कंटिन्यूस। तो यहाँ पे लोकेशन का कंटिन्यूटी मेंटेन करने का मतलब है कि सपोज आपके पास कोई प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी में यदि आपने कुछ एड्रेसिंग की हुई है, सो आप इसको एक अरे के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक अरे तैयार करते हैं 5 एलिमेंट का। सो इस केस में जो आप इंटीजर यहाँ पे स्टोर करोगे, सपोज आपके पास एक अरे है और उस अरे में आप डेटा को स्टोर करते हैं, तो अगर हम उस अरे को उसका प्राइमरी मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन देखें, तो उसका प्राइमरी मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। उसकी एक इंडेक्सिंग होगी। फॉर एग्जांपल पहला एड्रेस ये है, दूसरा एड्रेस ये है, तीसरा सपोज 1003, चौथा एड्रेस 1004 एंड फिफ्थ नंबर पर एड्रेस होगा 1005, और यहाँ पर कुछ वैल्यू स्टोर होगी। सो लेट्स राइट, सपोज 1001 पर आपने सपोज 10 स्टोर किया, 1002 पर सपोज आपने 20 स्टोर किया, 1003 पर आपने सपोज 30 स्टोर किया, यहाँ पे सपोज आपने 40 स्टोर किया, 1005 पर सपोज आपने 50 स्टोर किया। सो जब भी आप एक इंटीजर अरे बनाते हो, उस इंटीजर अरे में उसका जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है।
सो ऐसा नहीं होता है कि मेमोरी लोकेशन में किसी अलग अलग लोकेशन पे आपके इंटीजर्स को हम स्टोर करें। है किस तो 2-2 बाइट की लोकेशंस के बाद आपका अगला एलिमेंट मिलना स्टार्ट होता है, और ये लोकेशंस हमेशा कंटिन्यूस रहेगी। सो मेमोरी लोकेशंस हमेशा कंटिन्यूस होती है, आपका डेटा वहाँ पे इस तरह से स्टोर होता चला जाता है। सो दिस इज अ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन और अ गिवन अरे। तो इससे हमें एक बात समझ आती है कि जो मेन मेमोरी कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट है, उसमें किस तरह की मेमोरी शेल्स होगी, और उस सेल्स का जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी डेटा स्टोर होता है वो किस मैनर में होगा। तो ये था सेकंड कंपोनेंट, मेमोरी। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, विच इज नोन एज इनपुट आउटपुट कंपोनेंट। ना इनपुट आउटपुट कंपोनेंट का मतलब है कि जितने भी इनपुट मॉड्यूल्स होते हैं और जितने आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं, उन सबको मिलाकर बनाया जाता है इनपुट आउटपुट कंपोनेंट। सो लेट्स डिफाइन इनपुट मॉड्यूल फर्स्ट। इनपुट मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ basic component that accept data and instructions in some form and convert them into an internal form of signals usable by system. So this is the working of input module. So input module consists of some basic components that accept data and instruction in some form and convert them into an internal form of signals usable by the system. Let's understand this concept by using a single example. अगर सपोज हम कोई इनपुट मॉड्यूल में कोई इनपुट डिवाइस यूज करते हैं लाइक कीबोर्ड। कीबोर्ड से यदि आप कोई भी अल्फ़ाबेट सिस्टम में प्रेस कर एंटर करवाते हो, सपोज आपने प्रेस किया स्मॉल ए, सो एक वेरिएबल या एक अल्फ़ाबेट जो कीबोर्ड से प्रेस हुआ है वो किस तरह से प्रोसेस होगा। सो इनपुट मॉड्यूल दैट मीन्स इनपुट डिवाइसेस, ये इनपुट डिवाइसेस क्या करती है, कुछ बेसिक कंपोनेंट को रखती है, कुछ बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बना है। वो बेसिक कंपोनेंट क्या है, उसके कुछ जो कि उस की के अंदर लगे होते हैं। यदि आप कीबोर्ड में जितनी भी की लगी हुई है, उस की का अगर आप मदरबोर्ड देखोगे, मतलब अगर सभी की को आप कीबोर्ड से निकाल देते हो तो उसके नीचे आपको उसका सर्किट पता चलेगा। उस सर्किट को हम कहते हैं उसका बेसिक कंपोनेंट। उसका काम होता है कि डेटा को एक्सेप्ट करना और इंस्ट्रक्शन को किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में कीबोर्ड ले रहा है, और फिर उसको कन्वर्ट कर देना है उसके इंटरनल फॉर्म ऑफ द सिग्नल्स में। लाइक यदि आपने कीबोर्ड से कोई
प्रेस किया है अल्फ़ाबेट ए, तो ए अल्फ़ाबेट को यूज़र रीडेबिलिटी के फॉर्मेट में, दैट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिकल फॉर्म में, वो एक्सेप्ट करेगा और उससे रिलेटेड जो सिग्नल्स है, एक्सेप्ट डेटा इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक की, देन convert it into 8 signals. अब आपको पता है बेस्ड ऑन ASCII का जो कॉन्सेप्ट था कि हर एक की में उसकी इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए 8 सिग्नल जनरेट होते हैं, और वो 8 सिग्नल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कुछ 0101 का कॉम्बिनेशन होगा। इस इंफॉर्मेशन से एक डेसिमल नंबर जनरेट होगा और वो होगा ए का ASCII। सो अगर एक का ASCII सपोज 97 होता है फॉर एग्जांपल, सो एक के ASCII जो अगर 97 है तो 97 के लिए कुछ ना कुछ बाइनरी इनपुट जनरेट होगा, और वो बाइनरी कॉम्बिनेशन सीपीयू तक जाएगा और उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा कि ये 97 है या नहीं, दैट मीन्स ए प्रेस हुआ है या नहीं हुआ। सो इनपुट मॉड्यूल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इनपुट मॉड्यूल कुछ ऐसे बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में डिवाइस लेती है, देन उसको कन्वर्ट कर देता है उसके इंटरनल फॉर्म में, और उससे रिलेटेड जो भी सिग्नल्स है वो जनरेट हो जाते हैं, और उन सिग्नल को सीपीयू प्रोसेस कर लेता है और फिर वो अल्फ़ाबेट रिजॉल्व कर लेता है जो यूज़र ने प्रेस किया है। इस तरह से सीपीयू और यूज़र के इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो सीपीयू डायरेक्टली स्मॉल ए को एज इट इज कभी भी नहीं लेता है, और ना ही इंफॉर्मेशन जो ए है वो एज इट इज प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होती है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वहाँ पर केवल वोल्टेज मिलेगा, और वोल्टेज इस तरह से प्राइमरी मेमोरी में हर एक सेल्स में स्टोर होता है, राइट। हर एक सेल में या तो 0 वोल्ट या तो 5 वोल्ट, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि अगर 0 है तो उस सेल के अंदर 0 वोल्ट होगा, और अगर 1 है इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर सेल्स के अंदर 5 वोल्ट होगा। इस तरह से मिलियंस ऑफ सेल्स जो कि ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है, उनसे ही एक प्राइमरी मेमोरी डिज़ाइन होती है। सो इस तरह का कॉम्बिनेशंस, जो सिग्नल का कॉम्बिनेशंस है वो तैयार होता है, कन्वर्ट होता है और फिर प्रोसेस होता है, तब जाकर एक वेरिएबल को रिजॉल्व किया जाता है। तो ये था इनपुट मॉड्यूल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आउटपुट मॉड्यूल। अब जिस तरह से इनपुट डिवाइस डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करती है, उसी तरह से आउटपुट डिवाइस भी उसके रिजल्ट को प्रिंट कराती है। So let's define output module. It serve as a medium for displaying the result. So आपने जो भी इंस्ट्रक्शन इनपुट दिए थे, जो भी आपने वेरिएबल इनपुट दिए थे, उनका रिजल्ट जनरेट होने के बाद डिस्प्ले यूनिट पर उसका रिजल्ट चला जाता है, और हर एक इंस्ट्रक्शन का कोई ना कोई डेस्टिनेशन होता है। उस डेस्टिनेशन से या तो प्रिंटर कनेक्ट होगा या तो मॉनिटर कनेक्ट होगा। जिस तरह भी डेस्टिनेशन से कनेक्ट होता है आपका इंस्ट्रक्शन, उस तरह की डिवाइस पर आपका डिस्प्ले चला जाता है। सो आउटपुट मॉड्यूल क्या करता है, तो इट सर्व्स अ फैसिलिटी एज अ मीडियम फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट। रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए एक मीडियम सर्व करता है। सो इन्हीं से मिलकर एक कंपोनेंट बनता है। अब यदि हम ब्रॉडली कंपोनेंट की अगर बात करें, ग्राफिकली यदि हम देखें कि इसके कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होगी, सो सबसे पहले होगा सीपीयू,
सीपीयू इंटरेक्ट करेगा मेमोरी से, एक होगा हमारा इनपुट डिवाइसेस जिसको हम इनपुट मॉड्यूल कहते हैं, जिसका काम होता है मेमोरी में जो भी डेटा को प्रोसेस कराना उसे स्टोर करना। सो मेमोरी में स्टोर करने का काम इनपुट डिवाइसेस करेगी। इनको हम नाम दे देते हैं इनपुट मॉड्यूल। तो वो सभी डिवाइसेस जो इनपुट एक्सेप्ट करती है वो सभी इस कैटेगरी में आ जाएगी। और एक डिवाइस होगी आउटपुट डिवाइसेस कि सीपीयू जब मेमोरी से डेटा को फेच कर लेता है तब उसे डिस्प्ले कराने के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट मॉड्यूल्स लगेंगे। तो ये होगा हमारा आउटपुट मॉड्यूल। अब इनसे कुछ कनेक्शंस होंगे। सीपीयू मेमोरी से डेटा को फेच भी कर सकता है, सीपीयू मेमोरी से डेटा फेच करेगा और मेमोरी से डेटा सीपीयू के पास जाएगा। इनपुट मॉड्यूल में जो भी इनपुट डिवाइसेस है वो सबसे पहले मेमोरी में डेटा स्टोर करेगा, मेमोरी में स्टोर करने के बाद सीपीयू मेमोरी से फैच करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा और जो रिजल्ट है वो जनरेट करेगा आउटपुट डिवाइस के लिए। तो इसको कंबाइंडली हम कह सकते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फिनिश होता है हमारा मेन टॉपिक द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। उसके बाद हमारा टॉपिक है द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन एक साइंटिस्ट थे जिनके बेस पर एक आर्किटेक्चर डिसाइड हुआ था कि किस तरह से कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और उसमें क्या क्या यूनिट होनी चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर designs are based on the concept developed by जॉन वॉन न्यूमन। ज़्यादातर जितने भी कंप्यूटर से डिज़ाइन किए गए थे उनको इसी आर्किटेक्चर के बेस पे डिज़ाइन किए गए थे जो जॉन वॉन न्यूमन ने बनाया था। सच डिज़ाइन such designs are
referred to as von Neumann आर्किटेक्चर। इस तरह के आर्किटेक्चर्स को, इस तरह के डिजाइन्स को रेफर किया जाता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। थ्री मेन कॉन्सेप्ट जो उस डिजाइन को बनाते हैं, the three main concepts. First, data and instructions are stored in a single read-write memory. Second, the contents of this memory are addressable by locations irrespective of the type of data or instruction present there. And third one, execution occurs in a sequential manner, one the next, unless changed explicitly. तो ये थे तीन उसके डिजाइन के एस्पेक्ट जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था वो था डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन अ सिंगल रीड राइट मेमोरी। डेटा और इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी में होगा वो एक सिंगल रीड या राइट मेमोरी के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी डेटा स्टोर होता है ये प्राइमरी मेमोरी है और इस प्राइमरी मेमोरी में फॉर एग्जांपल कोई डेटा यहाँ पर स्टोर होता है, सपोज ये यूज़र का डेटा है, तो इस लोकेशंस पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो सिंगल रीड ऑपरेशन या सिंगल राइट ऑपरेशंस होना चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए एक ही सिग्नल जनरेट होगा, एक होगा सिग्नल रीड के लिए और एक सिग्नल होगा राइट के लिए। एक ही लोकेशन पर डायरेक्टली दोनों सिग्नल एक साथ जनरेट नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्शन होगा और वो सिलेक्शन जो होता है वो बाइनरी के बेस पर होता है कि 0 पर हमें क्या 0 1 पर हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 1 0 पर हमें क्या परफॉर्म करना है एंड 1 1 पे क्या परफॉर्म करना है। तो अगर 0 0 है तो हो सकता है यहाँ पर सपोज रीड सिग्नल एक्टिवेट हो, सो इन कॉम्बिनेशंस के बेस पर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। So data and instructions are stored in a single read write operation, read write memory. Second है the component
द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी आर एड्रेसेबल बाय लोकेशन। मेमोरी के कंटेंट को हमेशा जब हम फैच करेंगे तो उसका कोई ना कोई लोकेशन जरूर होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट देयर। मेमोरी लोकेशन का काम होता है डेटा को स्टोर करना, और वो भी सिक्वेंशियल बेसिस पे। इस लोकेशन पे किस तरह का डेटा स्टोर है इसको मेमोरी से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई इंटीजर ए भी आ सकता है, इंटीजर ए इक्वल टू सपोज 20 भी आ सकता है, और यहाँ पर कोई कैरेक्टर भी आ सकता है, और तीसरी लोकेशन पर कोई फ्लोट वेरिएबल भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के हिसाब से डेटा और इंस्ट्रक्शन एक ऐसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होने चाहिए जहां पर रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि रीड राइट ऑपरेशन अगर परफॉर्म होंगे तभी उस लोकेशन से डेटा को रीड किया जाएगा या फिर उस लोकेशन में डेटा को राइट किया जाएगा। अगर इस सेल्स पर हम अप्रोच नहीं लगा सकते, शेल का होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम अपने डेटा को स्टोर कराएंगे, उसके बाद ही सीपीयू वहां से फैच करेगा और उसको प्रोसेस करेगा। सो इस मैनर में सबसे पहले जो डिज़ाइन एस्पेक्ट उन्होंने शो किया था कि एक कंप्यूटर का आपस में कनेक्शन किस तरह से होगा, वो डिज़ाइन किस तरह से होंगे। सो मेमोरी के लिए उन्होंने 3 चीज़ें बताई थी। पहला ये था डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन अ सिंगल रीड राइट मेमोरी। सेकंड, जिस भी मेमोरी में कंटेंट स्टोर होगा उस मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होना चाहिए, और उस एड्रेस पर किसी भी टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है या किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट हो सकता है। थर्ड है एग्जीक्यूशन अकर्स इन सिक्वेंशियल मैनर फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू द नेक्स्ट अनलेस चेंज एक्सप्लिसिटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर प्राइमरी मेमोरी में हम किसी भी डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन हमेशा सिक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं। अब सिक्वेंशियल ऑर्डर हमें मेंटेन करना है तो इसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा। सपोज इसका एड्रेस है 1001, इस वाली शेल का एड्रेस है सपोज 1002, इसका एड्रेस है सपोज 1003। तो ये सिक्वेंशियल मैनर बताते हैं। 1001 के बाद अगली लोकेशन 1002 होगी, और इसके बाद अगली लोकेशन 1003 होगी। ये इसका डिफॉल्ट नेचर एक सिक्वेंशियल मैनर में ही ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करे। ऐसा रेयरली होता है कि अगर आप किसी प्रोग्रामिंग के अंदर जैसे आप सी में यूज़ करते हो, आप डायरेक्टली गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर देते हो। गो टू स्टेटमेंट जब भी आप बनाते हो तो किसी न किसी लेवल पर, जैसे आपने कहा कि गो टू J1 फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने गो टू स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग में चलाया होगा तो आपको याद होगा कि आप कंट्रोल को, अगर जैसे ही कंट्रोल यहाँ पर आता है, वो कंट्रोल सिग्नल को आप डायरेक्टली कुछ इंस्ट्रक्शन को जंप करवा के आप J1 जो आपका लेवल आपने प्रोग्रामिंग में जहाँ भी बनाया था, उस J1 में जो भी इंस्ट्रक्शन है आप उसको एग्जीक्यूट कराने में इंटरेस्टेड हैं। इसका मतलब ये हुआ। सो कंट्रोल सिग्नल डायरेक्टली J1 पे यहाँ पे जंप करता है और J1 यहाँ पर अवेलेबल है। अब J1 के नीचे ऑलरेडी कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट में थे, कुछ स्टेटमेंट ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जैसे J1 लेवल मिलता है, Go2 का काम होता है कि उस पर्टिकुलर लेवल पर कंट्रोल को जंप करवाना। सो यहाँ पे बीच के कुछ इंस्ट्रक्शंस छूट जाते हैं, उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। सो ये वो एक्सप्लिसिट मैनर है, फोर्सफुली जब आप किसी कंट्रोल को किसी प्राइमरी लोकेशन से किसी दूसरी प्राइमरी लोकेशन पर आप जंप करवाते हो, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर सिक्वेंशियली मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर एक अगली लोकेशन होगी, वो होगी सपोज J1 के लिए। तो यहाँ पे सीधा कंट्रोल जंप करके इस लोकेशन पर आएगा। सो वो न्यूमन आर्किटेक्चर ने इस बात को भी स्पेसिफाई किया था कि अगर
प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट मैनर होगा वो सिक्वेंशियल होगा। अगर सिक्वेंशियली नहीं हुआ तो प्रोग्रामर अपने प्रोग्रामिंग में एक्सप्लिसिटली इस बात को मेंशन करेगा कि उसको किस लेवल पे पहुंचना है। तो उस पर्टिकुलर लेवल का जो भी मेमोरी एड्रेस होगा उस लोकेशन पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा और उस लोकेशन में जो भी डेटा स्टोर होगा उस प्राइमरी मेमोरी में फेच किया जाएगा और प्रोसेस किया जाएगा। अदरवाइज अगर इस तरह के कोई स्टेटमेंट नहीं आते, गो टू से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं आते हैं, तो फिर उसका जो डिफ़ॉल्ट मैनर है वो रहेगा सिक्वेंशियल। वन बाय वन हर एक इंस्ट्रक्शन को वो मेमोरी से फेच करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो ये था थर्ड वाले स्टेटमेंट का मीनिंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट हमने डिस्कस कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, जिसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट कंपोनेंट होते थे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमने बात की कंट्रोल यूनिट के बारे में और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में। मेन मेमोरी जो कॉन्सेप्ट था, मेन मेमोरी में हमने देखा कि किस तरह से डेटा और किस तरह से इंस्ट्रक्शन दोनों ही स्टोर होते हैं मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी से रिलेटेड हमने दो बातें और सीखी थी कि डेटा और इंस्ट्रक्शन हमेशा साथ में रहते हैं और मेमोरी लोकेशन हमेशा कंटिन्यूस होती है। उसको हमने एक एग्जाम्पल से भी समझा। और फिर इनपुट आउटपुट कंपोनेंट दो मॉड्यूल से मिलकर बना है, इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल में वो सभी इनपुट डिवाइसेस आ गई थी जो इनपुट देती है और जो इनपुट एक्सेप्ट करती है यूज़र से, और फिर उनका किस तरह से आस्की के बेस पे कन्वर्जन होता है, किस तरह से डेटा इनपुट सिग्नल में कन्वर्ट होता है और सीपीयू के थ्रू प्रोसेस होता है। आउटपुट मॉड्यूल में जो भी उसका रिजल्टेंट होगा उसको हम किसी न किसी टारगेट डिवाइस पर सेंड करते हैं। उसी को यहाँ पे नाम दिया है आउटपुट मॉड्यूल, जिसमें किसी भी प्रोग्राम के रिजल्ट को हम किसी डिस्प्ले यूनिट पर ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उसको हमने एक डायग्राम से बेसिक समझा, किस तरह से कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं। फिर वो न्यूमन आर्किटेक्चर हमने समझा कि सबसे पहले जो कंप्यूटर डिज़ाइन